नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रीडिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास दी जा रही है। क्लास को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, बहुत बेहतरीन क्लास होगी। और आज जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हो, आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास आपके लिए वैदिक सभ्यता, जिसको हम वैदिक काल भी कहते हैं, वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो देखी है तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु काल भी आप उसको कह सकते हैं। पिछली वीडियो पे जाओगे तो वो वैद सिंधु घाटी सभ्यता है। और ये सेकंड क्लास आपके लिए आज वैदिक सभ्यता है प्राचीन भारत के अंदर। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का समय कब से कब तक रहा, और वैदिक सभ्यता में आर्य आते हैं। कौन आते हैं? आर्य। वैदिक सभ्यता के समय की बात करें तो यहाँ पर देखो आपके लिए लिखा हुआ है, वैदिक सभ्यता के समय की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक लोगों का समय था, आर्यों का समय था। ठीक है, अगर आर्यों का समय आपसे पूछा जाए, ये वैदिक सभ्यता का या वैदिक काल का समय आपसे पूछा जाए, तो प्यारे बच्चों आपको बताना है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक काल के लोगों का समय था। ठीक है, और उससे पहले जो यहाँ पर सभ्यता वास करती थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसका समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ पर वास करते थे। ठीक है, चलिए वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो पैचो वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के समय की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के समय को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल के समय की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल मतलब 1000 सबसे पहले 1500 1000 के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई है। तो पहला वेद ऋग्वेद है। प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है, इसीलिए उसके समय को भी क्या नाम दिया है? ऋग्वैदिक काल नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर देखोगे आप इसके बाद ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना और तीन वेदों की रचना। तीन वेदों की ऋग्वेद की रचना की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में है, और तीन वेदों की रचना किसमें? उत्तर वैदिक काल में है। ऋग्वेद के राइटर कौन है? ऋग्वेद के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको हम वेद व्यास कहते हैं, ऋग्वेद की रचना उन्होंने की है। और आर्य भारत में कहां से आए? यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट दिया है, आर्य भारत में कहां से आए, तो सबके मत अलग अलग हैं। तो यहाँ पर चार मत आपके सामने लिखे हुए हैं, चार मत सामने आपके लिए लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है सब सेंद्र प्रदेश, एक लिखा है उत्तरी ध्रुव, एक लिखा है मध्य एशिया, और एक लिखा है तिब्बत। अब बताओ इनमें सही कौन सा है कि आर्य इन चार में से कहां से आए? और सबके मत अलग अलग हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मध्य एशिया, आर्य मध्य एशिया से आए, ऐसा किसने बोला है? ऐसा बोला है मैक्स मूलर। किसने बोला है प्यारे बच्चों? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए हैं, वास्तव में यहाँ से आए हैं, वास्तविक यहीं से आए हैं। तो ये बात किसने क्लियर करी है? मैक्स मूलर ने। तिब्बत से कौन बताता है कि आर्य तिब्बत से आए हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यों को कहाँ का निवासी बताते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों को कहाँ का निवासी बताया? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा तिब्बत। और सप्त सेंद्र प्रदेश के लिए कौन बताते हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों को कहाँ का निवासी बताया? डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र ने आर्यों को सप्त सेंद्र प्रदेश के निवासी बताया। तो सप्त सेंद्र प्रदेश से मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो बच गए वो ही आर्य हैं, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। लेकिन उत्तरी ध्रुव को कौन कहता है कि उत्तरी ध्रुव से आर्य आए हैं? बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य में लिखा कि आर्य भारत में कहां से आए? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। उत्तरी ध्रुव आ जाए लिखा हुआ है, आर्टिक वृत्त आ जाए तो दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने जो बताया वो भी गलत, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया वो स्थान भी गलत, सब सेंद्र प्रदेश डॉक्टर संपूर्णानंद बता रहे हैं ये भी गलत। तो सही कौन था? मैक्स मूलर था सही, क्योंकि इसका बिल्कुल सही है। वास्तव में जो आर्य भारत में आए हैं वो मध्य एशिया में आए हैं। मध्य एशिया में कौन से देश आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तान वाले देश मध्य एशिया में आते हैं, यहाँ से आर्य आए हैं। और इस बात को क्लियर किसने किया? मैक्स मूलर ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मत भी गलत हो गया, तिलक का मत भी गलत है, और डॉक्टर संपूर्णानंद का मत भी गलत है। अब क्वेश्चन आता कैसे है? अगर क्वेश्चन सीधा आया कि आर्य भारत में कहां से आए, तो आपका आंसर क्या आएगा? आर्य भारत में कहां से आए, आपका आंसर क्या आएगा? चार ऑप्शन हमेशा ये बनते हैं, 1 2 3 4। तो आप सही आंसर क्या लगाओगे? मध्य एशिया। क्लियर। अगर क्वेश्चन में व्यक्ति का नाम है, अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को कहां का निवासी बताया, तो प्यारे बच्चों फिर आपका आंसर क्या आएगा? अब आपको सही वाला नहीं लगाना है। अब क्वेश्चन में आया कि बाल गंगाधर तिलक
आर्यों को कहाँ का निवासी बताते हैं? तो आपका आंसर फिर आपको जो क्या लगाना है, उत्तरी ध्रुव लगाना है। अगर क्वेश्चन में आया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों को कहाँ का निवासी बताया, तो आपको मध्य एशिया नहीं लगाना है, फिर आपको तिब्बत लगाना है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, जैसे ऋग्वेद के राइटर, ऋग्वेद किसने लिखा है? ऋग्वेद के रचयिता कौन है? महर्षि किशन द्वैपायन। रचयिता, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? वेद व्यास, महर्षि किशन द्वैपायन। ठीक है। और सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार है? 144 बार है। गाय का वर्णन कितना? 176 बार। अगर ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में लिखो आप। ऋग्वेद में मंडल की बात करें तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? सूक्त पूछे जाते हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? 1058 मंत्र आते हैं ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में श्लोक कितने हैं? ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है? 10,462 है। 10,462 श्लोक हैं ऋग्वेद के अंदर। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में, जब टोटल मंडल कितने हैं? 10। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन? सोम देवता। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन है? 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। और सोम देवता का जो वर्णन हुआ है ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 144 बार। सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन है? 144 बार वर्णन हुआ है प्यारे बच्चों, 144 बार। और गाय का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार? 176 बार। बृहस्पति का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार? 11 बार। क्या? 11 बार। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखोगे आप, इंद्र का वर्णन। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र था, क्योंकि इंद्र का वर्णन कितनी बार है? 250 बार। और सेकंड देवता की बात करें तो अग्नि है। अग्नि का वर्णन कितनी बार है? अग्नि देवता का वर्णन 200 बार, और इंद्र का वर्णन 250 बार। ठीक है। और जन का वर्णन कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में जन का वर्णन कितनी बार? 275 बार है। और पिता का वर्णन कितनी बार है? 335 बार है। पिता का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार? 335 बार है। और ऋग्वेद का जो समास था वो कैसा समास था? पितृसत्तात्मक समास था। और पिता का वर्णन 335 बार हुआ है। माता का वर्णन कितनी बार है? 234 बार है। राजा का वर्णन कितनी बार हुआ है? 1 बार। यमुना का वर्णन 3 बार, और गंगा का वर्णन 1 बार। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन यह है कि ऋग्वेदिक लोगों की, आर्य लोगों की या वैदिक लोगों की जो महत्वपूर्ण नदी पूछे तो सिंधु लगाना है, पवित्र नदी पूछे तो सरस्वती लगाना है। आर्य लोग गंगा से ज्यादा पवित्र कौन सी नदी को मानते थे? क्वेश्चन आ गया देखो आपके लिए। आर्य लोग गंगा से ज्यादा पवित्र किसको मानते? यमुना। क्योंकि यमुना का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन हुआ? 3 बार हुआ है। गंगा का ओनली 1 बार हुआ है। तो आर्य लोग गंगा से ज्यादा कौन सी नदी को मानते थे? यमुना को मानते थे। यमुना का वर्णन कितनी बार? 3 बार। और गंगा का कितनी बार हुआ है? ओनली 1 बार। तो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। अंतरजातीय विवाह और पुनर्विवाह की भी प्रथा रही है। और सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी बोला गया है। ऋग्वेद में सतपथ ब्राह्मण मतलब वैदिक सभ्यता में सतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, इस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को क्या बोला है? अर्धांगिनी बोला है। और महिलाओं को शिक्षा की क्या थी? यहाँ पर अनुमति थी। महिलाओं को शिक्षा की क्या थी? परमिशन थी, अनुमति थी। तो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता। लोपा मुद्रा कॉमा लगाई, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा, ये अगस्त जैसी स्त्रियों को विदुषी बोला गया है। क्या बोला गया है? विदुषी बोला गया है। तो विदुषी है। गुरुकुल पद्धति थी। वैदिक सभ्यता में गुरुकुल पद्धति है। और राजसूय यज्ञ का संभव राजा के राजतिलक और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ होते थे। वाजपेयी इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ कराता था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े छोड़े जाते थे, और वाजपेयी यज्ञ में, इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ कराता था। इसको वाजपेयी यज्ञ बोलते हैं। अश्वमेध में घोड़ा छोड़ा जाता है। राजसूय यज्ञ का संबंध, यह संभव नहीं, संबंध है किसे? राजा के राज तिलक से। संबंध है राजा के राज तिलक से। तो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है, बिल्कुल एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए,
अस्तोमा सदमे ऋग्वेद से लिया गया है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी सतत ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है। अथर्ववेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। मूर्ति पूजा का आरंभ भी है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ भी है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, नोट करें आप इसको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखोगे आप, उत्तर वैदिक काल में लाल मृद भांड ज्यादा प्रचलित में थे। विशिष्ट मृद भांड की बात करें, चित्री धूसर मृद भांड थे जो स्पेशल थे। और राजनीतिक व्यवस्था थी, राजा को कबीलों का संरक्षण माना गया है। कबीलों का सरदार कौन हुआ करता था, मतलब ये है कि ऋग्वैदिक काल में कबीलों का सरदार कौन था, कबीलों का संरक्षण कौन था, राजा। और इंद्र को क्या कहते थे, इंद्र को पुरंदर कहते थे। इंद्र को क्या बोलते थे, पुरंदर बोलते थे। प्यारे बच्चों नोट कर लें आप। ग्रामीणी ग्राम प्रधान होता था, कई गांवों का समूह था जिसका प्रधान कौन होता था, विस्पति होता था। राजा का पद कैसा था, आनुवंशिक था। राजा का पद कैसा था, आनुवंशिक, उसी परिवार। ठीक है, तो जन वर्णन कितनी बार हुआ है, 275 बार। मैंने आपको पहले भी इसमें आ गया लिखा हुआ, जन दोबारा से यहाँ पर लिख रहे हैं। 10 राग का युद्ध का वर्णन भी हुआ है 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन, मतलब 10 राग से मतलब 10 राजाओं के साथ लड़ा गया युद्ध 10 राग युद्ध कहलाया है, जो परशुनी नदी के पर लड़ा। कौन सी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया, परशुनी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में सुदास भारत वंश की विजय हुई। सुदास राजा जीत गया और 10 राजा हार गए। विदत क्या था, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था। कभी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए आपके लिए, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी हुआ करती थी, विदत। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था प्यारे बच्चों कौन सी हुआ करती थी, विदत हुआ करती थी, विदत। और इसे जनसभा भी कहा जाता है, विदत सभा को जनसभा भी बोला गया। और जो सभा है यह एक व्रत लोगों की संस्था थी, मतलब बड़े लोग, कैबिनेट जैसे मान लीजिए आप, व्रत बड़े लोगों की संस्था थी। एक समिति थी, समिति ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। और सभा बड़े लोगों की संस्था थी। और विदत जनसभा, इसे विदत को जनसभा भी कहा जाता है। सबसे पहले और प्राचीन जो सभा थी, समिति थी, वो कौन थी, विदत थी। ठीक है, कार्य राजा की नियुक्ति, पद से हटाना और कंट्रोल रखती थी कौन, समिति के ये कार्य हैं। राजा की नियुक्ति, पद से हटाना, कंट्रोल रखती थी, पद से हटाना या नियंत्रण, ये सारे कार्य किसके थे, समिति के थे। क्योंकि समिति को केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। और बड़े लोगों की संस्था कौन थी, सभा थी। ठीक है, चलिए समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। और आर्य समाज कैसा समाज था, पितृ सत्तात्मक समाज था। पितृ, क्योंकि पिता का वर्णन माता से ज्यादा बार हुआ है। ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 जातियों का वर्णन है। 4 जातियों का वर्णन है। और 4 जातियां कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 जातियों का वर्णन। और उसके जब उत्तर वैदिक काल आया तो जातियां कर्म के आधार पर डिवाइड हो गई। यानी कि जातियां कर्म के आधार पर कौन से काल में बटी, उत्तर वैदिक काल में बटी। मतलब सीधा सीधा है, अगर एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, एक व्यक्ति बढ़ई का कार्य करता है तो बढ़ई की जाति का होके रह गया। घर के अंदर ही एक व्यक्ति सुनार का कार्य करता है, सुनार की जाति का कार्य होके रह गया। एक व्यक्ति पठन पाठन का कार्य करता है तो वो ब्राह्मण जाति में चला गया। तो जातियां कर्म के आधार पर कौन से काल में बटी, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से पहले जातियां, जो ऋग्वेदिक काल था जिसका समय 1500 से 1000 के बीच था, वहां पर ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है कि 4 जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आगे चलकर कौन से काल में जातियां कर्म पर डिवाइड हो गई, वो है आपका उत्तर वैदिक काल। और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के बाद जाओगे तो जातियां, फिर 7 जातियां बनी और उसके बाद अनेकों जातियां बनती गई। अब प्राचीन भारत में एक ऐसी पुस्तक आई, एक ऐसी पुस्तक, मैगस्थनीज नामक जो राजदूत इंडिया आया, तो उसने यहाँ पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। तो इंडिका में 7 जातियों का वर्णन हुआ है कि भारत में 7 जातियां हैं। ऐसा कौन लिखता था, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज अपनी कौन सी पुस्तक में लिखा कि भारत में 7 जातियां हैं। इंडिका में से हमें ये जानकारी मिलती है। वरना उससे पहले उत्तर वैदिक काल में जातियां कर्म के आधार पर बटी, तो कर्म के आधार पर बटी तो डिवाइड ही, पहले कभी 4 हुआ करती थी, वो 7 हुई उसके बाद, और उसके बाद बहुत हो रही है। ठीक है, चलिए। तो दास प्रथा भी थी। अघन्य शब्द का अघन्य भी था। अघन्य मतलब गाय को न मारने योग्य, गाय को न मारने योग्य, नहीं गाय को नहीं मारा जाएगा, तो ऐसे इसको क्या बोला गया, अघन्य, इसका भी वर्णन है। दास प्रथा भी थी। ठीक है, चलिए। आर्थिक जीवन, मुख्य व्यवसाय, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। अब आप अपना लॉजिक लगाइए कि इससे पहले मैंने आपको एक सभ्यता पढ़ाई, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी
सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था उनका कृषि था और वैदिक लोगों का पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इससे पहली सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 के बीच में है, वो लोग शहरी सभ्यता में जीते थे, उनके पास संसाधन ज्यादा थे। और 1500 ईसा पूर्व के बीच जो 600 के बीच में वैदिक लोग आए, ये ग्रामीण सभ्यता में रहते हैं। इनके बाद मतलब शहरी सभ्यता, इनसे पहले शहरी सभ्यता हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु के बाद वैदिक सभ्यता क्या आ गई, ग्रामीण सभ्यता। तो कृषि योग्य भूमि को क्या बोला गया, उर्वस कहा जाता है। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होती थी। व्यापार जो होता था वस्तु के बदलने लेन देन से, मतलब वस्तु की अदला बदली ही व्यापार में होती थी। ऐसे कोई करेंसी वगैरह नहीं थी, वस्तु का लेन देन, एक वस्तु उसको देना, आप कोई और वस्तु दे रहे, वो आपको कोई और वस्तु दे रहा है, तो ऐसे व्यापार होता था। एक ही अनाज था, यव का उल्लेख, मतलब एक ही, मतलब वैदिक सभ्यता में कौन से अनाज का उल्लेख हो, यव। यव किसको कहते हैं, जौ के लिए बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जौ का ही यहाँ उल्लेख हुआ है। कृषि संबंधी प्रक्रिया चौथे मंडल में है, मतलब ऋग्वेद के कौन से मंडल में, एग्रीकल्चर के बारे में लिखा हुआ है, चौथे मंडल में। और गायत्री मंत्र का वर्णन कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने लिखा है, गायत्री मंडल, ठीक है। तो तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र भी लिखा हुआ है। तो गायत्री मंत्र के राइटर, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य को। और सूर्य की जो मॉर्निंग की किरणें हैं उनको सविता कहते हैं, सविता है सावित्री के लिए समर्पित है। चलिए तो प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि आर्य लोग भारत में कहां से आए, आर्य लोग भारत में कहां से आए, आर्य लोग जब भारत में आए तो वह कहां से आए, और सबके मत अलग अलग थे, वो भी मैंने आपको डिफाइन किया। और आर्य जो समय था वो दो भागों में डिवाइड था, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो चलिए इतना प्यारे बच्चों, आपको ये कंसेप्ट, ये क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।